जय होम्योपैथी, जय डॉक्टर हनीमैन सर, जय डॉक्टर प्रफुल्ल विजेकर सर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर एन डी मानीपुरी एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो उन होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए हैं जो मेरा फर्स्ट ऑनलाइन नॉलेज शेयरिंग क्लास जो मैंने 12 अक्टूबर को लिया था वो अटेंड नहीं कर पाए। 2.5 घंटे की जो मैंने क्लास ली थी उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को के समक्ष पेश करने वाला हूँ। ऑनलाइन लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया था। उसमें मैंने रूब्रिक्स को डिफरेंशिएट किया था, रूब्रिक्स का मीनिंग बताया था। जो मैंने उस प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक की मेडिसिन को डिफरेंशिएट किया था डिटेल में, उसमें उन मेडिसिन को मैंने विथ एग्जांपल एक्सप्लेन किया था कि व्हाई दोज मेडिसिन आर अंडर दैट पर्टिकुलर रूब्रिक। इसमें मैं शॉर्ट में आपको जस्ट एक हिंट देने के लिए कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया। दिस इज़ अ केस ऑफ अ फीमेल होम्योपैथ फादर इन लॉ। शी द डॉक्टर consulted me 1 month before and via mobile and told me the following short description of his father-in-law. His father-in-law is a recently diagnosed case of diabetes and his blood sugar fasting level was 230 to 220 to 230 and he was under allopathic medication. And now since morning he was not waking up from a deep sleep. Even after a strong stimuli he was not waking up, not replying, not eating, not replying, talking, eating, etc. since morning. There was a loss of control of urine and stool. He was involuntary passing stool and urine since month, and he was thirstless and thermals was chilly. Before going to stuporous state, he was becoming mentally and physically dull day by day, not able to understand the conversation, what people are talking with each other or with the patient. He was not able to understand. And about his nature, she told me that he is an angry person and he is sarcastic person and he has aversion to bath. He feels cold very easily, so he avoids bathing. This is मैंने उन होम्योपैथ से पूछा कि इस स्टूपरस स्टेट में आने से पहले पेशेंट का रिएक्शन क्या था। वो इनवॉलेंट्री यूरिन पास कर रहे थे, इनवॉलेंट्री स्टूल हो जा रही थी, उनको शायद डॉक्टर ने बताया था कि ईआर में भी पेन था, उनको डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है। तो इस कंडीशन में उस पेशेंट का रिएक्शन क्या था। तो फीमेल होम्योपैथ ने मुझे बताया कि हम उनको जब भी पूछते थे कि पापा आप क्या लग रहे हैं, कैसे हैं, तो बोलते थे मैं अच्छा हूँ। उनको जब भी हम हॉस्पिटल लेके जाते थे तो वो बोलते थे अरे मुझे हॉस्पिटल क्यों ले आए, डॉक्टर के पास क्यों लाए, मैं तो अच्छा हूँ। ये उनका रिएक्शन था। डायबिटीज़ हुआ है, उनका पेशेंट का ब्लड शुगर हाई हो गया है, पेशेंट इनवॉलेंट्री यूरिन और स्टूल पास कर रहा है, ईआर एक है, तो कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज तो होगा ही। विदाउट कॉज तो कुछ भी नहीं होता है। डोमिनेंट जो सिम्टम इस पेशेंट में है वो है involuntary urination and defecation. Now I will tell you the psychology of the pathology. अगर कोई व्यक्ति इनवॉलेंट्री यूरिन पास कर रहा है या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है उसको, इसका मतलब है कि वो देयर इज इट शोज इनसिक्योरिटी ऑफ दैट पर्सन अबाउट हिज property, about his land, about his asset, about his belonging. ठीक है, जो भी मतलब उसका अधिकार क्षेत्र है
उससे रिलेटेड अगर किसी व्यक्ति को इनसिक्योरिटी रहती है, इसको खोने का डर रहता है, या कुछ ऐसी कोई चीज़ वो पाना चाहता है और उसको नहीं पा रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, तो इनवॉलेंट्री यूरिनेशन की प्रॉब्लम पेशेंट में होती है। आपने देखा होगा कि जो डॉग होता है वो अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे पैर उठा के यूरिनेट करता है ना, हर जगह पे, हर नई जगह पे, ताकि उसका जो कॉम्पिटिटर है, उसका दूसरे डॉग्स वो समझ जाए कि इस एरिया का तो मालिक पर्टिकुलर ये डॉग है और हमको यहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहिए, नहीं तो लड़ाई होगी। पेशेंट की जो है गांव में अपनी ज़मीन थी, एग्रीकल्चर लैंड था, और उसको उससे रिलेटेड बहुत स्ट्रेस था, क्योंकि वो ज़मीन ना तो वो बेच पा रहा था और ना ही वो उस पर खेती कर पा रहा था, और उसको ये डर था कि उसका जो केयर टेकर है वो कहीं उस ज़मीन पे कब्ज़ा ना कर ले। सो दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट विच लेड टू इंक्रीज ऑफ ब्लड शुगर एज वेल एज इनवॉलेंट्री यूरिनेशन एंड डेफिकेशन। हर केस को सॉल्व करने के लिए यदि हमें उसकी हिस्ट्री में कोई PQRS सिम्टम मिल जाए, जो दैट इज़ कोई सिफिलिटिक अगर हमको सिम्टम मिले, तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है। तो इस केस में भी हमको एक एंट्री पॉइंट मिल रहा है, एक PQRS सिम्टम मिल रहा है, एक सिफिलिटिक सिम्टम मिल रहा है। वो है कि पेशेंट इतना बीमार है, उसके बाद में भी वो बोलता है कि मैं अच्छा हूँ। तो इससे रिलेटेड मैंने रूब्रिक लिया था, वेल सेज ही इज़ व्हेन वेरी सिक। ठीक है, इससे मिलते जुलते और भी रूब्रिक्स हैं, जैसे डेलिरियम वेल डिक्लेयर्स शी इज़, और डिल्यूजन वेल ही इज़। ये 3 रूब्रिक हैं, इसका मैंने डिफ्रेंशिएट किया था। ही इज़ व्हेन वेरी सिक, ये एक जनरल रूब्रिक है, इसके अंडर में बहुत सारी मेडिसिन अपने हमारे रिपर्टरी में दी हुई है। सो अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग रीज़न है जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि मैं अच्छा हूँ, जबकि वो बहुत बीमार है। सो किन सिचुएशंस में या किन वजहों से कोई व्यक्ति ये बोलेगा कि मैं अच्छा हूँ जबकि वो बीमार है? तो कई वजह हो सकते हैं। पहली वजह हो सकता है कि वो ईगोस्टिक और हॉटी पर्सन हो, नहीं चाहता कि अपनी वीकनेस दिखाए। दूसरा रीज़न हो सकता है कि उसको डर हो कि अगर मैं फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, फियर ऑफ इंजेक्शन, फियर ऑफ इंजरी हो, अगर मैं बताऊंगा तो मुझे हॉस्पिटल लेके जाएंगे और फिर मुझे इंजेक्शन लगा देंगे, या फिर मेरी सर्जरी हो जाएगी जिससे मुझे, या फिर कोई मेडिसिन मुझे खिलाएगा तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा मुझे। तो इनसे बचने के लिए भी वो बोल सकता है कि मैं अच्छा हूँ। तीसरा रीज़न हो सकता है कि डिल्यूज़न, उसको भ्रम हो कि वो अच्छा है, तो भी वो बोलेगा कि मैं अच्छा हूँ, भले वो बीमार हो। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि कंटेंटेड पर्सन, वो अपनी इस बीमार की अवस्था में संतुष्ट है, तो भी वो बोलेगा मैं अच्छा हूँ। कन्फ्यूज़न की स्टेट में भी पेशेंट बोल सकता है कि मैं अच्छा हूँ। कन्फ्यूज़न मीन्स डेलीरियस स्टेट, जो कि जैसे एक्यूट फीवर, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में पेशेंट जो है डिरेल्ड कंडीशन में आ जाता है, कन्फ्यूज़न में रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है और वो बोलता है कि वो अच्छा है। इनडिफरेंट स्टेट या इनडिफरेंट पेशेंट भी का भी रिप्लाई हो सकता है कि हु इज़ नॉट सेंसिटिव, हु इज़ नॉट हु डज नॉट केयर हिज इलनेस और हेल्थ will also reply to you that I am fine. नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि पेनलेसनेस ऑफ द कंप्लेंट यूजुअली पेनफुल, उसको दर्द ही नहीं रहेगा तो बोलेगा ही ना कि मैं अच्छा हूँ, कोई तकलीफ नहीं रहेगी तो बोलेगा ही। फ्रिवुलस पेशेंट या मिसप्लेस्ड पेशेंट, जैसे बराइटर जिसका इंटेलेक्ट लो है, वो भी बोल सकते हैं कि मैं अच्छा हूँ। मैंने इस केस में रूब्रिक लिया था कि डिल्यूजन, इमेजिनेशन, वेल ही इज़। यहाँ पे क्योंकि पेशेंट को ये भ्रम है कि वो अच्छा है, मैंने जनरल रूब्रिक नहीं लिया, वेल सेज दैट ही इज़
वेल सेज व्हेन ही इज़ वेरी इल। ये वाला रूब्रिक मैंने इस केस में नहीं लिया क्योंकि एक जनरल रूब्रिक है। मुझे और पिक्यूलियर, मुझे और फाइनर रूब्रिक चाहिए, मुझे एक्यूरेट रूब्रिक चाहिए इस केस में। तो सबसे एक्यूरेट रूब्रिक मुझे लगा डिल्यूजन, इमेजिनेशन, वेल ही इज़। ठीक है, उसको भ्रम है ना कि मैं अच्छा हूँ, तभी तो वो बोल, उसको डिल्यूजन है, इसलिए तो बीमारी की कंडीशन में भी बोल रहा है कि मैं अच्छा हूँ, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है। सो मैंने इसमें बहुत सारी मेडिसिन है जिसको इम्पॉर्टेंट मेडिसिन को मैंने डिस्क्रिप्शन बताया था मीटिंग में कि क्यों ये मेडिसिन ऐसा रिप्लाई करते हैं और कैसा रिएक्ट करते हैं, ये मैंने एग्जांपल के माध्यम से बताया था। मैं अभी शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस एपिस, पहला अपन मेडिसिन लेते हैं एपिस। एपिस क्यों बोलेगा कि ही इज़ फाइन? क्योंकि एपिस जो है एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होता है, जेलस होता है और वेरी इरिटेबल, एंग्री नेचर का होता है। अगर उसकी फैमिली पे कोई थ्रेट आए तो वो फाइट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और फाइट करता है। मैं कुछ रूब्रिक्स बता रहा हूँ आपको एपिस के, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एपिस क्यों ऐसा रिएक्ट करता है कि मैं अच्छा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक है कि मर्थ हाइलैरिटी, लाइवलीनेस सिमुलेट्स हाइलैरिटी वाइल ही फील्स ब्रेस्ट। एंड दूसरा है कि वीपिंग कैन नॉट वीप दो सैड, मतलब अंदर से दुखी है उसके बाद में भी वो रो नहीं पाता है। हाइलैरिटी, मर्थ, लाइवलीनेस सिमुलेट्स हाइलैरिटी वाइल ही फील ब्रेस्ट का मतलब होता है कि अंदर से वो ब्रेस्ट फील कर रहा है, अंदर से वो दुखी फील कर रहा है, अंदर से वो अपने आप को अभागा फील कर रहा है, सैड है अंदर से, फिर भी वो उसको बाहर वालों को शो नहीं करता। बाहर वालों को ऐसा शो करता है कि वो बहुत खुश है, वो हमेशा खुश, आपसे मिलेगा तो वो बहुत खुश मिजाज होके ही मिलेगा, आप जान ही नहीं पाएंगे कि वो अंदर से कितना बीमार है। वो जो है अपनी ही इलनेस के ऊपर आपको पेशेंट जो है अपने मिसफॉर्चून पे हंसता है, अपने सीरियस मैटर्स पे भी वो हंसता है, अपने ही एक्शन पे हंसता है। लाफिंग मिसफॉर्चून एट, लाफिंग ओवर सीरियस मैटर, लाफिंग एक्शन एट हिज ओन ऑकवर्डनेस। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक। आप लोगों को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि आर्सेनिक, जो कि एक हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट होता है, उसको कितनी एंजाइटी रहती है अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी डिजीज़ को लेकर, एंग्विश हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, छोटी सी भी सर्दी खांसी हो जाए उसको तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन या ऐसी मेडिसिन इस रूब्रिक में क्यों है, आपको आश्चर्य हो रहा होगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न समझने के लिए मैं कुछ रूब्रिक्स बता रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आर्सेनिक इसमें क्यों है। आर्सेनिक ऐसा कब बोलेगा या क्यों बोलता है कि मैं अच्छा हूँ जबकि वो बीमार है। इसके लिए रूब्रिक है हॉटी, प्राइड, रेसेस टू अदर्स, फैंसीज, एक्साल्टेशन ऑफ, बोस्टर, ब्रैगर्ट, एंग्री रिकवरी इफ वन स्पोक ऑफ हर कंप्लीट, और है इंडिफरेंस एपैथी, हेल्थ अबाउट, इंडिफरेंस एपैथी लाइफ टू, इंडिफरेंस एपैथी रिकवरी अबाउट हिज एंड रिफ्यूजेस ट्रीटमेंट एवरी। एक्चुअली जो है ये साइकोटिक आर्सेनिक होता है, जो ऐसा बोलेगा कि मैं अच्छा हूँ, जबकि साइकोसिफिलिटिक बोलूँगा मैं इसको, साइकोसिफिलिटिक आर्सेनिक ही बोलेगा कि मैं अच्छा हूँ जबकि वो बहुत बीमार है। क्यों बोलेगा? क्योंकि आर्सेनिक जो है वो अपने आप को ह्यूमन बीइंग की रेस में सबसे सुपीरियर मानता है। उसको लगता है कि मैं अलग हटके हूँ, मैं आम ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, मैं कोई सुपीरियर रेस को बिलोंग करता हूँ, मैं स्पेशल रेस को बिलोंग करने वाला ह्यूमन बीइंग हूँ, ये आम लोगों की तरह नहीं हूँ। तो क्योंकि वो अपने आप को स्पेशल मानता है, इसलिए उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड, उसके संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे उसका घर, गार्डन, चिल्ड्रन, जॉब, इसलिए वो
उसको ये एहसास होता है कि मैं स्पेशल हूँ, तो मेरे अंदर जो भी बीमारी है वो स्पेशल है। वो अपनी बीमारी को भी स्पेशल समझता है, इसलिए वो उसको कभी वो ऐसा लगता है कि वो कभी ठीक नहीं होना चाहता, क्योंकि उसको अपना मतलब वो प्राउड फील होता है कि मुझे बड़ी बीमारी, मुझे स्पेशल बीमारी है। अपनी डिजीज़ को स्पेशल मानता है, उसको अपनी स्पेशलिटी मानता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो स्पेशलिटी उससे कोई छीन ले। इसलिए डिजीज़ कंडीशन में अगर कोई उससे पूछता है कि हाउ आर यू, तो वो बोलता है कि आई एम फाइन। अभी रिसेंटली मुझे प्रोस्टेटिक कैंसर डायग्नोस हुआ है। ये जो मेरा कैंसर है वो बहुत रेयर टाइप का कैंसर है। वो ऐसे ही जगह पे हुआ है जहाँ पे आज तक बहुत कम लोगों को होता है। तो वो इसको आपको ऐसा दिखाएगा जैसे वो स्पेशल बीमारी हुई है उसको, और वो स्पेशल है उसके लिए। और अगर आप उसके ठीक होने की बात करेगा ना कोई भी डॉक्टर, तो वो भड़क जाता है कि ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, ये इतनी बड़ी बीमारी है, कभी ठीक नहीं हो सकती है। ऐसा लगता है कि वो इंजॉय करता है उस बीमारी को, और वो नहीं चाहता कि वो बीमारी ठीक हो। आर्निका, इसके रिलेटेड मैं रूब्रिक्स बता रहा हूँ आपको। ईगोटिज्म, डिक्टेटोरियल, कंसोलेशन, सिंपैथी, एवर्जन टू, हार्ड बैड सेंसेशन ऑफ, सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव, इम्प्रेशंस टू ऑल एग्रीएबल, अप्रोच एवर्जन टू, फियर ऑफ बीइंग हर्ट, फियर इंजरी, बीइंग इंजर्ड ऑफ। क्या होता है कि आर्निका का पेशेंट क्यों बोलता है कि मैं अच्छा हूँ? इसलिए बोलता है क्योंकि आर्निका का पेशेंट बहुत ही ईगोइस्टिक होता है। वो कभी भी किसी से हेल्प नहीं लेना चाहता। वो नहीं चाहता कि वो लोगों की हेल्प को, लोगों की केयर को एहसान समझता है। वो नहीं चाहता कि वो किसी का एहसान तले दब जाए या किसी का एहसान ले। पैरालिसिस हो जाता है तो भी वो अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि मुझे पानी पिला दो, या मुझे टॉयलेट करवा दो, मुझे खाना खिला दो। वो खुद उस पैरालिसिस के कंडीशन में भी उठने की कोशिश करेगा, किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा। अगर पानी पीना है तो ग्लास को पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन मांगेगा नहीं वो किसी से। और अगर उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ के उसके अटेंडेंट्स जाएंगे तो वो साफ मना कर देगा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छा हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। घर वाले उसको डॉक्टर को लेके आते हैं, तो डॉक्टर को देख के वो भड़क जाता है। इस बेलाडोना, आप सभी को पता है कि बेलाडोना का पेशेंट फ्रिवुलस होता है। वो चीज़ों को लाइटली लेता है, गंभीरता से नहीं लेता है। इसलिए वो उसको कभी भी पूछेंगे डिजीज स्टेट में तो बोलेगा कि मैं अच्छा हूँ। बेलाडोना का पेशेंट आपसे बोलेगा कि सर, सर्दी खांसी की मैं कभी दवाई नहीं खाता, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है ये तो सबको होता है, ये कोई बीमारी थोड़ी ना है। तो बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो जाएगी तो भी वो मेडिसिन नहीं खाता। उसको लगता है कि वो सर्दी खांसी बीमारी नहीं है, वो तो आम बात है ना। और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके घर वाले उसको पकड़ के लाते हैं, वो खुद नहीं आता है, क्योंकि वो उसको सोचता है कि वो बीमारी नहीं है, वो बीमार नहीं है और सर्दी खांसी बीमारी नहीं है। डिल्यूजन, वेल थिंक ही इज। पेनलेसनेस ऑफ द कंप्लेंट यूजुअली पेनफुल। ये कुछ रूब्रिक्स हैं, कंटेंटेड वन सेल्फ विद, जिसकी वजह से बेलाडोना बोलता है कि मैं अच्छा हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन इज ओपियम। ओपियम जो है, पेनलेसनेस ऑफ द कंप्लेंट यूजुअली पेनफुल, उसको दर्द का एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि ओपियम जो है आप जानते हो कि एक ओपाइड एनर्जेसिक है जो सेंसेस को और हमारे नर्व को बिनम कर देता है, जिसकी वजह से पेन का एहसास नहीं होता और पेशेंट को ये लगता है कि वो अच्छा है। उसको डिल्यूजन भी रहता है, और वो ओपियम का पेशेंट यूफोरिया की कंडीशन में होता है, एक्सिलरेशन की कंडीशन में होता है, जो कि उसके दर्द पे, उसकी तकलीफ पे हावी रहता है। इसलिए उसको खुशी ज़्यादा महसूस होती है और दर्द को वो भूल जाता है। कंटेंटेड
और इसका ओपियम का पेशेंट हाईली कंटेंटेड रहता है, अपने डिजीज़ कंडीशन में भी वो मस्त रहता है। और जब भी उसको पूछोगे कि कैसे हो तो बोलता है मैं अच्छा हूँ। दिस इज डिल्यूजन ऑल्सो, एंड ही इज इनडिफरेंट टू हिज कंप्लेंट, ही डज नॉट कंप्लेन। नेक्स्ट इज हायोसाइमस। हायोसाइमस जो है, हायोसाइमस को फियर रहता है, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड। उसको लगता है कि लोग, वो बहुत सस्पिशियस रहता है, लगता है कि लोग उसको कुछ नुकसान पहुंचा देंगे, उसको कुछ मतलब किसी से भी धोखा हो सकता है, उसको धोखे से हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, वहाँ पे उसका सर्जरी करा सकते हैं, इलाज के बहाने उसकी किडनी को निकाल के ले जाएगा। वो सस्पिशियस रहता है, उसको फियर ऑफ बीइंग हर्ट, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, ये सब रहता है। इसकी वजह से वो डिजीज़ कंडीशन में भी डर के बोलता है, आउट ऑफ सस्पिशियसनेस वो बोलता है कि आई एम फाइन, मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। डिल्यूजन, इमेजिनेशन पॉइजन अबाउट टू बी दैट ही इज suspicious, mistrustfulness, medicines will not take. Delusion, imagination, poison, medicine being poisoned by. Next is iodine. Iodine comfort sensation of एक रूब्रिक है, इससे ये मालूम चलता है कि डिजीज़ कंडीशन में भी वो कंफर्टेबल रहता है, उसको डिल्यूजन रहता है कि वो अच्छा है, इसलिए वो डिजीज़ कंडीशन में भी बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छा हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन इज पल्सिटिला। पल्सिटिला एक हिस्टेरिकल रेमेडी है, उसके जो सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स पल्सिटिला के, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स चेंजिंग shifting symptoms, the symptoms rises to a certain pitch, then suddenly ceases, so the patient is confused whether she is ill or well. When symptom ceases, he says well he is. To the fraction of second, he again feels ill. मरकरी और सिनेबेरिस। तो मरकरी आप सब जानते हैं कि बहुत ही एनार्चिस्ट, रिवोल्टिंग टाइप ऑफ पर्सनालिटी होता है। आउट ऑफ डिफाइंस ये लोगों को बोलता है, हायर अथॉरिटीज जैसे डॉक्टर्स या इसके जो पेरेंट्स को या डॉक्टर्स को रिवोल्ट करता है, इसलिए वो बोलता है कि मैं अच्छा हूँ, बल्कि जबकि वो बहुत बीमार रहता है। आइए हम फिर से अपने केस की तरफ जाते हैं कि हमारा केस जो है मेन, अभी हमारे पास जो केस आया है वो उसमें जो है पेशेंट जो है सेमी अनकॉन्शियस स्टेट में है, स्ट्यूपरस स्टेट में है। स्ट्यूपरस स्टेट से हमको इस पेशेंट को बाहर निकालना है। सो स्ट्यूपरस स्टेट मीन्स डलनेस ऑफ बॉडी, स्लीपीनेस कंडीशन, इनवॉलेंट्री यूरिन हो रही है पेशेंट को, इनवॉलेंट्री स्टूल हो जा रही है। इसका मतलब है कि जो वाल्व हैं यूरिनरी ब्लैडर के एंड यूरेथ्रा के, वो रिलैक्स हो गए हैं, वो एक तरह से वीक हो गए हैं, जिसकी वजह से यूरिन वो ठहर नहीं रहा है, वो इनवॉलेंट्री निकल जा रहा है। इसका मतलब हम देखेंगे कि माइज़म क्या है इस केस का। इस केस का माइज़म है साइकोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर valve, and dullness of brain, weakness of brain, stuporous condition of brain. So everywhere you will see a psychotic miasm. So to solve this case, to cure this case, we require a remedy who has tendency to produce psychosis, who has tendency to produce the dullness, relaxation, stasis, weakness. On the basis of rubric delusion, well thinks he is, I prescribe this patient creosotum 200 single dose. Creosote is a carbon which is
prepared from the distillation of wood tar. All the carbons shows the genetic tendency to slowness, laxness and hardness. Due to reduced elastin synthesis by genetic code, there is slowness and laxness of body and mind. Relaxation, slowness and lingering of complaint is therefore an indication of the carbon. That's why I prescribe क्रियोजोटम, स्लोनेस एंड स्टेसिस. कार्बन के जो पेशेंट्स होते हैं वो सार्केस्टिक होते हैं और हमारा ये पेशेंट भी सार्केस्टिक था, along with timid and dull, slow and relaxed. इस बेसिस पे क्रियोजोट प्रिस्क्राइब की और दूसरी मेडिसिन को रूल आउट कर दिया. एपिस इसलिए रूल आउट किया क्योंकि वो हॉट पेशेंट होता है, फैमिली ओरिएंटेड रिस्पॉन्सिबल पेशेंट रहता है. ऐसा हमारा पेशेंट नहीं था. नेक्स्ट है ऑकवर्ड होता है, ऐसा हमारा पेशेंट नहीं था. नेक्स्ट है आर्सेनिक, मैंने रूल आउट किया क्योंकि पेशेंट आर्सेनिक का पेशेंट जो है फास्टिडियस होता है और डिलीजेंट होता है, कॉन्साइंसियस होता है और हॉटी होता है. हमारा पेशेंट ऐसा नहीं था. नेक्स्ट है कि मैंने आर्निका को रूल आउट किया क्योंकि आर्निका भी बहुत हॉटी पेशेंट होता है और एंग्री इरिटेबल होता है, उसे एवर्जन रहता है. एग्रीएबल पर्सन्स का इसमें नहीं था, इसलिए मैंने इसको भी रूल आउट किया. ओपियम भी नहीं था. पेनलेसनेस ऑफ द कंप्लेंट यूजुअली पेनफुल. एक तो ओपियम का जो थर्मल्स है वो हॉट होता है, हमारा पेशेंट चिली था और ओपियम की तरह वो चीयरफुल और एक्सिलरेंट स्टेट में नहीं था, यूफोरिक स्टेट में नहीं था. इसका बेसिक नेचर नहीं है, एक्सट्रोवर्टेड नहीं था पेशेंट, इसलिए हमने ओपियम को भी रूल आउट किया. आयोडम नहीं हो सकता क्योंकि वो हॉट होता है. नेक्स्ट है कि आपका बेलेडोना भी चीयरफुल पेशेंट होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है. हमारा पेशेंट इंट्रोवर्टेड टिमिड है, वो भी रूल आउट हो गया. मरकरी भी रूल आउट कर दिए हम. और लास्ट में हमारे पास जो पल्सिटिला में चेंजिंग सिम्टम्स, चेंजेबिलिटी ऑफ द सिम्टम मिलती है, वॉन्डरिंग शिफ्टिंग टाइप ऑफ सिम्टम्स मिलता है और वो हिस्टेरिकल पेशेंट होता है और हॉट होता है. ऐसा कुछ भी हमारा पेशेंट चिली है, वो हिस्टेरिकल नहीं है, वो टिमिड पेशेंट है जिसमें स्लोनेस हमको दिखाई दे रहा है, स्लोनेस ऑफ ब्रेन, माइंड, स्लोनेस ऑफ सर्कुलेशन, जिसकी वजह से ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है और ब्रेन जो है वो डल हो गया है, इंटेलेक्ट डल हो गया है, कॉम्प्रीहेंशन उसका डल हो गया है. और इस डलनेस और रिलैक्सेशन की वजह से, वीकनेस की वजह से उसका स्फिंक्टर भी वीक हो गया है और रिलैक्स कंडीशन में आ गया, जिसकी वजह से इनवॉल्नटरी यूरिनेशन और डेफिकेशन उसको हो रही है. सो इसको मैंने क्रियोजोटम प्रिस्क्राइब की और क्रियोजोट से पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गया. उसका इनवॉल्नटरी यूरिनेशन और डेफिकेशन भी बंद हो गया, वो कॉन्शियस स्टेट में भी आ गया और अभी पेशेंट पूरी तरह से अपनी नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहा है और डायबिटीज़ की कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ले रहा है. और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि विजयकर सर का अगर आप ट्राइमियाज्मेटिक मटेरिया मेडिका में क्रियोजोट पढ़ोगे तो आपको उसमें सिफिलिटिक पिक्चर मिलेगा. मैं जो ये बता रहा हूँ ये साइकोटिक स्टेट में मेरे पास पेशेंट आया था और साइकोटिक स्टेट में पेशेंट ऐसा रहता है और सिफिलिटिक स्टेट में आपको डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस क्रियोजोट में मिलेंगी, जैसे कि इरोजन, एक्रिडिटी, इजी ब्लीडिंग, पैल्पिटेशन थ्रू आउट द बॉडी, एंगर, रेज, ये सब सिम्टम्स आपको, ये पिक्चर आपको क्रियोजोट का सिफिलिटिक स्टेट में मिलेगा. ओके, सो आई होप कि आप लोगों को इस शॉर्ट वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा. होम्योपैथी इज़ अ वास्ट साइंस. कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ. सो हमें मिलकर नॉलेज गेन करना है, आपस में नॉलेज शेयर करना है और सबको एक साथ आगे बढ़ना है. इसी प्रयास के चलते मैंने
ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है, एक क्लास हो चुकी है और सेकंड क्लास की जानकारी का इंफॉर्मेशन मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दूंगा। और अपकमिंग जो है ऑनलाइन नॉलेज शेयरिंग क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, उसमें मैं एक बेल्स पॉलिसी का केस हम डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अब तब तक के लिए थैंक यू, बाय, सी यू अगेन।